हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स की पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें हम फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम एफवीजी, इम्बैलेंस या इफिशिएंसी भी कहते हैं। और दूसरा हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे, जिसे हम ओबी भी कहते हैं। हम इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और यह कैसे काम करते हैं। अगर आप इन्हें सीख जाते हैं तो इनकी मदद से आप पुलबैक या रीटेस्ट कहां एंड होते हैं ये पता करना सीख जाएंगे और पुलबैक को सही तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एफवीजी क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले मैं रिटेल ट्रेडर्स की एक कॉमन मिस्टेक को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, जो कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉस उठाना पड़ता है। दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव करता है तो मान लीजिए प्राइस किसी एक पॉइंट से ओपन होता है और यहां से प्राइस अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहां से अपसाइड किसी एक पॉइंट तक जाता है तो प्राइस एक पॉइंट से इस तरह एक रिट्रेस देने लगता है। जब प्राइस यहाँ पे एक रिट्रेस यानी कि पुल बैक दे देता है तो इस पॉइंट से बहुत सारे बायर्स यहाँ से बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ती है और प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है तो प्राइस यहाँ पे अपने पिछले हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हाई पॉइंट को ब्रेक करता है, इस ब्रेक पर बहुत सारे न्यू बायर्स आकर बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। जब इस हाई के ब्रेक पर बहुत सारे बायर्स बाइंग कर लेते हैं तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड जाता है। उसके बाद प्राइस एक पॉइंट से फिर से नीचे आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद इस पॉइंट से फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रख देते हैं। जब इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं तो प्राइस में फिर से डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाने लगता है। जब प्राइस यहाँ से अपसाइड जाता है तो प्राइस फिर से इस वाले हायर हाई को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर से बहुत सारे बायर्स बाइंग करने लगते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर से थोड़ा सा ऊपर जाता है। उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और जितने भी रिटेलर्स इस हायर हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से यहाँ पे हिट हो जाता है। दोस्तों, मार्केट इसी तरह से उन रिटेलर्स को रिमूव करता हुआ मूव करता है जिन रिटेलर्स को पुलबैक को ट्रेड करने का सही तरीके नहीं पता होता है। आइए इसे हम रियल चार्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहां से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हुआ है और प्राइस इस पॉइंट से एक रिट्रेस दे दिया है। अब जब दोबारा से प्राइस यहां से अपसाइड जाना स्टार्ट हुआ है तो प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया है। अब इस हाई के ब्रेक पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करने लगे होंगे, क्योंकि उन्हें हर जगह यही सिखाया गया हुआ है कि अप ट्रेंड के दौरान जब प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करता है तो प्राइस वहां से अपसाइड जाता है। यही सोचकर यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है और उसके बाद प्राइस एक पुल बैक दे देता है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स इस वाले हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब देखिए प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड जाता है और अपने पिछले हाई को ब्रेक कर देता है। अब फिर से यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड यहाँ कहीं रख देते हैं। अब उसके बाद देखिए प्राइस यहां से फिर से एक पुल बैक दे देता है और जितने भी रिटेलर्स इस हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग किए हुए होते हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उन्हें लॉस हो जाता है। अब देखिए प्राइस यहां पर पुल बैक देने के बाद फिर से अप साइड गया हुआ है और अपने पिछले हाई को फिर से ब्रेक कर दिया है। अब इस हाई के ब्रेक पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस यहां कहीं रख दिए होंगे। अब देखिए प्राइस यहां से फिर से एक पुल बैक दे दिया है। अब फिर से यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स उस हाई के ब्रेक पर बाइंग किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया है। दोस्तों, मार्केट हमेशा इसी तरह से उन रिटेलर्स को रिमूव करते हुए मूव करता है जिन्हें मार्केट में ट्रेड करने का सही तरीका नहीं पता होता है। गाइस, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पूरे YouTube पर सब लोग आपको यही बताते हैं कि जब मार्केट अपने पिछले हाई को ब्रेक करे तो आपको वहां पर बाइंग करनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत ज्ञान है। अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में पिछले हाई के ब्रेक पर इस तरह से बाइंग करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस के हिट होने का चांस बहुत अधिक रहेगा और आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। अप ट्रेंड मार्केट में आप तभी प्रॉफिट बना सकते हैं जब आपको 10% ट्रेडर्स की तरह पुल बैक को ट्रेड करना आता हो, क्योंकि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से हाई के ब्रेकआउट पर बाइंग नहीं करते हैं।
वो लोग पुल बैक के इस बॉटम से बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट से अच्छा प्रॉफिट बना पाते हैं। अभी हम इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को डाउन ट्रेंड मार्केट में भी समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में रिटेलर्स इस मिस्टेक को कैसे करते हैं। दोस्तों, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से डाउन साइड जाना स्टार्ट करता है। जब प्राइस नीचे किसी एक पॉइंट तक जाता है तो प्राइस किसी एक पॉइंट से रिट्रेस देने लगता है। जब प्राइस रिट्रेस देकर फिर से नीचे आने लगता है तो वह अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस अपने पिछले लो पॉइंट को ब्रेक करता है, यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक किया है और अब प्राइस डाउन साइड जाएगा। जब यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर लेते हैं तो प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद फिर से एक पुल बैक दे देता है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स इस लो के ब्रेक पर सेल किए हुए होते हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अब रिट्रेस देने के बाद जब प्राइस दोबारा से नीचे आने लगता है तो प्राइस फिर से अपने पिछले लोअर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है। अब इस ब्रेक पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स सेल करने लगते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है और फिर से एक रिट्रेस यानी कि पुल बैक दे देता है, जिसकी वजह से जितने भी रिटेलर्स यहाँ से सेल किए हुए होते हैं उनके सभी के स्टॉप लॉस फिर से हिट हो जाते हैं। मार्केट मैक्सिमम ऑफ टाइम इसी तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडर्स को रिमूव करते हुए मूव करता है। आइए इसे भी एक फ्रेश एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस 19 जुलाई के चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से डाउन साइड जाना स्टार्ट हुआ है और इस पॉइंट तक प्राइस गया हुआ है और उसके बाद प्राइस यहां से एक रिट्रेस देने लगा है। अब देखिए, जब प्राइस रिट्रेस देने के बाद डाउन साइड आया है तो प्राइस अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर बहुत सारे रिटेलर्स आकर सेल करने लगे होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहाँ कहीं रख दिए होंगे। अब उसके बाद देखिए, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है और फिर से एक पुल बैक दे दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर जितने भी रिटेलर्स सेल किए हुए थे उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया है। उसके बाद फिर से देखिए, प्राइस रिट्रेस देने के बाद फिर से डाउन साइड आया है और अपने पिछले लोअर लो को ब्रेक कर दिया है। अब इस ब्रेकडाउन पर फिर से बहुत सारे रिटेलर्स सेल कर दिए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहाँ कहीं रख दिए होंगे। अब देखिए, प्राइस फिर से थोड़ा सा नीचे आया है और उसके बाद प्राइस फिर से एक रिट्रेस दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स सेल किए हुए थे उनका स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया है। दोस्तों, ये रिटेल ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो हमेशा इसी तरह ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है और उनको लॉस हो जाता है। आपको इस तरह से कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में पुल बैक को सही तरीके से ट्रेड करने के लिए FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को यूज किया जाता है, जिसे यूज करके हम पुल बैक को सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को डिटेल से समझ लेते हैं। आइए पहले FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप से शुरुआत करते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं। गाइस, जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अप साइड या डाउन साइड जाता है तो हमें 3 कैंडल्स के बीच में गैप्स बनते हुए दिखते हैं, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप को हम इम्बैलेंस या एफिशिएंसी भी कहते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जब भी मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है तो उसका मतलब होता है कि वहां मार्केट में स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है, और जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स यानी कि इम्बैलेंस बनता है तो मार्केट मैक्सिमम टाइम उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जरूर आता है। आइए अब जानते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें फेयर वैल्यू गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये हमारा बुलिश डायरेक्शन का चार्ट है और यहाँ पे मार्केट अब ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे मार्केट अपने हायर हाई पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ बुलिश डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए सिंपली आपको पुल बैक में जो लास्ट रेड कैंडल बनी हुई हो उस रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ पे एक पुल बैक दे दिया है। अब पुल बैक में जो लास्ट रेड कैंडल है वो ये वाली है, तो हमें सबसे पहले इस कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इस दूसरी कैंडल को कुछ नहीं करना है और ये तीसरी कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर इस लास्ट रेड कैंडल के हाई को और इस तीसरी कैंडल के लो को मार्क किए तो हमें यहाँ पर एक गैप बनते हुए दिख रहा है। यही वह गैप है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस या एफिशिएंसी कहते हैं। इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ से एग्रेसिवली ऊपर गया है। जब मार्केट में इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तो ये मोमेंटम स्मार्ट मनी के द्वारा कराया जाता है, यानी कि इस दौरान मार्केट में काफी बड़ा अमाउंटेड हुआ होता है। इसीलिए हमें इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलता है।
क्योंकि मार्केट में बड़ा अमाउंट स्मार्ट मनी ही ऐड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लिया है। अब इसी तरह से आपको दूसरा फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली सेकंड वाली कैंडल यानी कि इस वाली कैंडल के हाई को मार्क करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ये वाली कैंडल है इसे कुछ भी नहीं करना है, और जो थर्ड ये वाली कैंडल है इसके लो को मार्क करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे इस कैंडल के हाई और इस थर्ड कैंडल के लो को मार्क किए तो यहाँ पे भी हमें एक डिफरेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इसी तरह से आपको और फेयर वैल्यू गैप पता करने के लिए नेक्स्ट कैंडल यानी कि इस वाली के हाई को मार्क करना है, उसके बाद दूसरी कैंडल को कुछ नहीं करना है और तीसरी वाली कैंडल के लो को मार्क करना है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब हम इस कैंडल के हाई को और इस तीसरी कैंडल के लो को मार्क किए तो हमें यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको भी फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना है, यानी कि अब ट्रेंड मार्केट में सबसे पहले लास्ट रेड कैंडल के हाई को और थर्ड कैंडल के लो को जब मार्क करेंगे तो जो गैप क्रिएट होता हुआ दिखेगा वही हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। इसी तरह से आपको दूसरा फेयर वैल्यू गैप पता करने के लिए नेक्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करना होता है, और उस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होती है उसे कुछ नहीं करना होता है, और जो थर्ड वाली होती है उसके लो को मार्क करना होता है। तो जो गैप बनता हुआ दिखता है वो फेयर वैल्यू गैप होता है। तो इस चार्ट में हमें 3 फेयर वैल्यू गैप बना हुआ दिख रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे पुल बैक देगा तो मार्केट के हाई चांस रहेगा कि इस फर्स्ट वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जरूर आए, क्योंकि जो हमारा पहला फेयर वैल्यू गैप होता है वह अल्टीमेट पॉइंट होता है। उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने मार्केट के आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अगर ये 2 फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ना होता तो मार्केट यहाँ तक आता और इसे फिल करके अपसाइड्स चला जाता, लेकिन यहाँ पे 3 फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं तो मार्केट के यहाँ तक आने का चांस ज्यादा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक दिया है और इस पहले वाले फेयर वैल्यू गैप तक आया है और इसे फिल करके अप साइड चला गया है। आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि अब ट्रेंड मार्केट में आपको फेयर वैल्यू गैप को कैसे पता करना है, इसमें आपको एंट्री कैसे प्लान करना है, अभी आपको इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें फेयर वैल्यू गैप को कैसे पता करना है। गाइस, डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए सिंपली अपर ट्रेंड वाली टेक्निक को उल्टा कर देना है, यानी कि अपर ट्रेंड मार्केट में हम फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए लास्ट रेड कैंडल के हाई और तीसरे कैंडल के लो को मार्क करते हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए लास्ट ग्रीन कैंडल के लो को और तीसरे कैंडल के हाई को मार्क करना होता है। जैसे कि आप इस दूसरे वाले चार्ट में देखिए, यहाँ मार्केट बेरिश ट्रेंड में आया है और यहाँ पे एक पुल बैक दिया है और उसके बाद दोबारा से डाउन साइड आ गया है और इस लोअर लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप को पता करने के लिए इस लास्ट वाली ग्रीन कैंडल के लो को मार्क करना है, उसके बाद सेकंड वाली कैंडल को कुछ नहीं करना है और तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे पहली वाली कैंडल के लो को और तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क किए तो हमें यहाँ पे कोई भी गैप क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले वाली कैंडल के लो से तीसरी वाली कैंडल का हाई मिल गया है, यानी कि तीसरी का हाई इस ग्रीन कैंडल के लो के ऊपर है और यहाँ पे कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ है। जब इस तरह से पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई मिल जाते हैं और कोई भी गैप क्रिएट नहीं होता है तो उसे हम मिटिगेशन कहते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट में फेयर वैल्यू गैप तभी क्रिएट होता है जब तीसरी कैंडल का हाई पहली कैंडल के लो के नीचे होता है, तो यहाँ पे पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई के बीच में कोई भी गैप क्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए अब हम इस वाली नेक्स्ट कैंडल को लेंगे। अब हमें इस वाली कैंडल के लो को इस तरह से मार्क कर लेना है, उसके बाद इस सेकंड वाली कैंडल को कुछ नहीं करना है और तीसरी वाली कैंडल के हाई को इस तरह से मार्क कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम यहाँ पे इस वाली कैंडल के लो को और इस तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क किए तो हमें यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ इस वाली कैंडल का लो और इस तीसरी कैंडल का हाई मिटिगेट हो गया है। तो अब हमें इस वाली के लो को मार्क करना है, उसके बाद इस सेकंड वाली कैंडल को कुछ नहीं करना है और इस तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मिल चुका है। अब आगे भी कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं,
इसको पता करने के लिए अब हम इस नेक्स्ट कैंडल के लो को मार्क करेंगे और इस तीसरी कैंडल के हाई को मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इस मोमेंटम के दौरान दो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा अल्टीमेट फेयर वैल्यू गैप है वो ये फर्स्ट वाला है। मार्केट अगर यहाँ पे पुल बैक देता है तो मार्केट के यहाँ इस फर्स्ट वाले पॉइंट तक आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। अगर यहाँ ये पहला फेयर वैल्यू गैप नहीं होता तो मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक आता और इसे फिल करके रिवर्स हो जाता। लेकिन यहाँ दो फेयर वैल्यू गैप हैं तो मार्केट इस अल्टीमेट पॉइंट तक आ सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दिया है और यहाँ इस फर्स्ट वाले इम्बैलेंस तक आया है और यहाँ से रिवर्स होकर फिर से डाउन साइड चला गया है। गाइस, आपको याद रखना है कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मार्केट मैक्सिमम टाइम पहले वाले फेयर वैल्यू गैप को ही फील करने जाता है। आई होप कि अब आपको यह भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि डाउन ट्रेंड मार्केट में फेयर वैल्यू गैप को कैसे पता किया जाता है। अब आइए ऑन ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो ऑन ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ही अच्छे से काम करता है। उसके बाद हम फेयर वैल्यू गैप को और ऑन ऑर्डर ब्लॉक को कंबाइन करके लाइव ट्रेड एग्जांपल से समझेंगे। गाइस, जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और सेकंड है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम उसे कहते हैं जहां से मार्केट ऊपर की ओर जाता है और बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हम उसे कहते हैं जहां से मार्केट डाउन साइड जाता है। आइए अब इसे एग्जैक्ट तरीके से समझते हैं। गाइस, जब प्राइस कहीं से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए ऊपर की ओर गया हुआ होता है तो वहां पर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर बाइंग को मार्क करना होता है। यानी कि जहां से मार्केट अपसाइड गया है उससे पहले की लास्ट रेड कैंडल। जैसे मान लीजिए यहाँ प्राइस आया है और इस पॉइंट से रिवर्स होकर ऊपर की ओर चला गया है, तो यहाँ पे जो हमारी बाइंग मोमेंटम से पहले रेड कैंडल बनी हुई है वो ये कैंडल है। जब हम इसके हाई और लो को मिलाते हुए कुछ इस तरह से मार्क कर लेते हैं तो इसे ही हम बुलिश ऑन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। प्राइस जब भी इस ऑर्डर ब्लॉक तक आता है प्राइस के रिवर्स होने का चांस बहुत अधिक रहता है। अगर इसके पास में कोई फेयर वैल्यू गैप होता है तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप को फील करने के लिए जाता है और उसके पास में अगर ऑर्डर ब्लॉक भी होता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को वहां से रिजेक्ट करने लगता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत बार बता रखा हूं कि सपोर्ट लेवल जो होता है वहां पे बहुत ज्यादा बायर्स एक्टिव होते हैं और जो रेसिस्टेंस लेवल होता है वहां पे बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये सपोर्ट लेवल की तरह वर्क कर रहा है और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप को फील करने आता है तो बहुत सारे बायर्स जो यहाँ पे एक्टिव होते हैं वह लोग यहाँ पे बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड जाने लगता है। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस फिर से पुल बैक दे रहा है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और जस्ट इसके पास में ही एक फेयर वैल्यू गैप भी है। तो देखिए, जब प्राइस यहाँ पे पुल बैक दिया है तो प्राइस यहाँ भी इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके रिवर्स हो गया है और ऊपर की ओर चला गया है। अब इस चार्ट को देखिए, यह चार्ट हमारा बेरिश डायरेक्शन का है। बेरिश ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक को पता करने के लिए हमें लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर सेलिंग मोमेंटम को मार्क करना होता है, यानी कि जहां से मार्केट डाउन साइड गया होता है उससे पहले की जो लास्ट ग्रीन कैंडल होती है उसे हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड आया है और यहां से पुल बैक दिया गया है और उसके बाद डाउन साइड आया है और इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक को पता करने के लिए लास्ट ग्रीन कैंडल को मार्क करना है सेलिंग मोमेंटम से पहले की। यहाँ पे जो हमारी सेलिंग मोमेंटम से पहले की लास्ट ग्रीन कैंडल है वो ये वाली है, तो आपको इस कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेना है। जब हम इसके हाई और लो को मार्क कर लेते हैं तो ये हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में कोई फेयर वैल्यू गैप भी होता है तो वहां से प्राइस के रिवर्स होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के पास वाले फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर जो सेलर्स एक्टिव होते हैं वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है
और प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है। और जब हम इस रेड वाली कैंडल के लो और इस तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क किए, तो हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है और फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अब देखिए, प्राइस यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप को फील करने आता है, तो यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक पर जितने भी सेलर्स एक्टिव होते हैं वो लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं, जिससे प्राइस में सप्लाई बढ़ने लगती है। और देखिए, प्राइस यहाँ से डाउन साइड जाने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रेड करके के लिए देखना है, जब कोई ऑर्डर ब्लॉक हो और उसके पास में ही कोई फेयर वैल्यू गैप हो, तो वेट करना है जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप को फील कर दे और वहां पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, तो वहां पे आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गाइस, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के जितने ज्यादा पास में होगा, प्राइस के वहां से रिवर्स होने का चांस उतना ही ज्यादा रहता है। और आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको कभी भी इस सेटअप को साइडवेज मार्केट में उपयोग नहीं करना है। गाइस, इसी सेटअप का इस्तेमाल करके मैंने 10 मई 2024 शुक्रवार को बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। आइए उसे देखते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट हमारा 10 मई 2024 का बैंक निफ्टी का है, जो कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पर मार्केट एक पुलबैक दे रहा है। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे, तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वह ये ग्रीन कैंडल है। हम यहाँ पे ऑन ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर ले रहे हैं, और जब हमने इस रेड वाली कैंडल के लो को और इस तीसरी वाली कैंडल के हाई को मार्क किया, तो यहाँ पर जस्ट इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक के पास में ही एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अब देखिए, जब प्राइस यहाँ पे जाता है तो प्राइस में यहाँ से हाई रिजेक्शन देखने को मिलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेड कैंडल बनने लगती है। तो इस टाइम में मैं यहाँ पे वेट कर रहा था जब ये वाली रेड कैंडल यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म हो गई थी और नेक्स्ट रेड कैंडल फॉर्म होने लगी थी और इस पिछली कैंडल के लो को ब्रेक कर दी थी, तो मैं यहाँ पे 47,700 का पुट बाय कर लिया था। इस ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 45 पॉइंट का था और जो मेरा टारगेट था वो 90 पॉइंट्स का था। अब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू को एक साथ कंबाइन करने की एक्यूरेसी आप खुद ही देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि जब मैं यहाँ पे अपने ट्रेड में एंटर हो जाता हूँ तो प्राइस यहाँ से डाउन साइड आ जाता है और यहाँ पे बहुत ही इजीली मेरा 90 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो जाता है। सो इसी तरह से जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, आपको उसी तरह से प्रॉपर रूल का पालन करते हुए ही ट्रेड करना है। दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करते टाइम यदि आप इसके साथ कुछ कैंडल्स को भी कंबाइन करके ट्रेड करेंगे, तो इससे आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके विनिंग का चांस काफी अधिक रहेगा। आइए इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। इसमें आपको देखना है कि जब प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो और अप ट्रेंड के दौरान अगर आपको फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ दिखे, तो यहां पर आपको वेट करना है जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आए और यहां पर आपको कोई इस तरह की हैमर कैंडल, इंडिसीजन कैंडल या फिर कोई बुलिश मारुबोजू कैंडल बनती हुई दिखती है, तो आपको वेट करना है। अगर इसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इन कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो आप उस कैंडल के क्लोजिंग से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो आपके विनिंग का चांस काफी अधिक रहता है। दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप को आपको 3 कंडीशंस में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन में आपको देखना है कि अपर ट्रेंड के दौरान अगर प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आता है और यहां पर आपको इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखती है, तो आपको यहां पर ट्रेड नहीं प्लान करना है, क्योंकि यह कैंडल तब बनती है जब प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा होता है। अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में इस कैंडल का उपयोग करके बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो आपका एसएल हिट हो सकता है। सेकंड कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस अप ट्रेंड के दौरान अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आता है और यहां पर कोई इस तरह की इंडिसीजन कैंडल बन जाती है और इसके बाद वाली कैंडल अगर इस इंडिसीजन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो आपको यहां पर भी ट्रेड को इग्नोर करना है, क्योंकि ये इंडिसीजन कैंडल का मतलब होता है कि इस समय प्राइस में ना तो बायर्स स्ट्रांग हैं और ना ही सेलर्स स्ट्रांग हैं। अगर इसके बाद वाली कैंडल इंडिसीजन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि अब प्राइस में सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। इसलिए अप ट्रेंड मार्केट में इस तरह का सेटअप बने तो वहां पर आपको ट्रेड को इग्नोर करना है। थर्ड कंडीशन में आपको देखना है कि अप ट्रेंड के दौरान जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आता है और यहां पर कोई इस तरह की स्ट्रांग बेयरिश मारुबोजू कैंडल बन जाती है, तो आपको यहां पर भी ट्रेड प्लान नहीं करना है,
आपको यहाँ पर भी ट्रेड को इग्नोर करना है, क्योंकि बेयरिश मारुबोजू कैंडल से हमें यह पता चलता है कि इस समय प्राइस में सेलर्स स्ट्रांग हैं। इसलिए अगर हम यहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारा एसएल हिट हो सकता है। अब आइए डाउन ट्रेंड के फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं कि डाउन ट्रेंड के फेयर वैल्यू गैप्स में कब हमें ट्रेड प्लान करना है और कब नहीं करना है। डाउन ट्रेंड मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो और डाउन ट्रेंड के दौरान आपको फेयर वैल्यू गैप्स बनते हुए दिखें, तो वहां पर आपको वेट करना है जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने आए। और यहां पर आपको कोई इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल, इंडिसीजन कैंडल या फिर कोई बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनती हुई दिखे तो आपको वेट करना है। जब कोई नेक्स्ट कैंडल बने और इन कैंडल्स के लो के नीचे क्लोजिंग कर दे तो आप उस कैंडल की क्लोजिंग से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इससे हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, डाउन ट्रेंड मार्केट में भी आपको 3 कंडीशंस में कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने जाता है और यहां पर आपको इस तरह की कोई हैमर कैंडल बनती हुई दिखती है तो आपको यहां पर ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि हैमर कैंडल में बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर आप डाउन ट्रेंड फेयर वैल्यू गैप्स में हैमर कैंडल से सेल साइड का ट्रेड प्लान करते हैं तो इससे हमारा एसएल हिट होने का चांस अधिक रहता है। सेकंड कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने आए और यहां पर कोई इंडिसीजन कैंडल बन जाए और इसके बाद वाली कैंडल अगर इस इंडिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे तो आपको यहां पर भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इंडिसीजन कैंडल में ना तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और ना ही सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर इसके बाद वाली कैंडल इस इंडिसीजन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो इससे हमें पता चल जाता है कि अब प्राइस में बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। इसलिए अगर हम डाउन ट्रेंड के फेयर वैल्यू गैप्स में इस सेटअप को ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। थर्ड कंडीशन ये है कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड मार्केट में अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने आता है और यहां पर आपको बुलिश मारुबोजू कैंडल बनती हुई दिखती है तो आपको यहां पर भी सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि बुलिश मारुबोजू कैंडल में बायर्स स्ट्रांग होते हैं। अगर हम इसे यूज करके डाउन ट्रेंड के फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करेंगे तो इससे हमारा एसएल हिट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें फेयर वैल्यू गैप्स को कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। अब आइए हम इसे भी समझ लेते हैं कि प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करने क्यों आता है और उसके बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करके रिवर्स क्यों हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि मार्केट में हमें किसी भी साइड फास्ट मोमेंटम इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का पैसा लगा हुआ होता है। तो जब भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है तो उसी मोमेंटम के दौरान बीच बीच में हमें कुछ डिस्प्लेसमेंट बने हुए दिखते हैं, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप्स कहते हैं। जब भी मार्केट में हमें फेयर वैल्यू गैप्स बनते हुए दिखते हैं उसका मतलब होता है कि वहां पे बहुत हैवी बाइंग या सेलिंग के ऑन ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। इसलिए वहां पर फास्ट मोमेंटम की वजह से डिस्प्लेसमेंट यानी कि फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए दिखते हैं। तो मार्केट में जब भी फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए होते हैं वो फेयर वैल्यू गैप्स प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं ताकि जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि गैप क्रिएट हुआ है वो बैलेंस हो जाए। तो जब प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फील करने आता है तो जो स्मार्ट मनी होते हैं वो यहां से बाइंग किए हुए होते हैं, इसीलिए वो लोग प्राइस को फेयर वैल्यू गैप्स के नीचे नहीं जाने देते हैं। स्मार्ट मनी यहां दोबारा से हैवी बाइंग ऑर्डर प्लेस करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस यहां पे इस फेयर वैल्यू गैप को फील करके रिवर्स हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में फेयर वैल्यू गैप्स के उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है जिसे सीखना हमारे लिए जरूरी होता है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स के पार्ट 3 वीडियो में।